नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। भारत कनाडा के बीच और बड़ा तनाव, सुरक्षा चिंताओं के चलते बड़ा कदम। भारतीय दूतावास ने रद्द किए काउंसलर शिविर। नब्बे के दशक में लिए गए गलत फैसलों को भूल रही कांग्रेस। मणिपुर के मुद्दे पर नड्डा ने खड़गे को लिखा पत्र। विपक्षी नेता ने इस मुद्दे पर राष्ट्रपति को लिखा था पत्र। मणिपुर हिंसा के बीच और जवानों की तैनाती, राज्य के कई जिलों में कर्फ्यू लागू। पहले से ही 40,000 केंद्रीय बल मौजूद। और अब समाचार विस्तार से। भारत और कनाडा के बीच कूटनीतिक तनाव लगातार जारी है और इस बीच भारतीय वाणिज्य दूतावास ने कनाडा में निर्धारित काउंसलर शिविरों को सुरक्षा कारणों से रद्द कर दिया है। सुरक्षा एजेंसियों ने भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों को जानकारी दी थी कि वे शिविर के आयोजकों को न्यूनतम सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम नहीं हैं। टोरंटो स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने एक बयान में कहा कि धमकियों के बीच न्यूनतम सुरक्षा प्रदान करने में सुरक्षा एजेंसियों की ओर से असमर्थता जताए जाने के बाद वाणिज्य दूतावास ने कुछ और काउंसलर शिविर रद्द करने पड़े हैं। इनमें से अधिकांश धार्मिक स्थलों पर नहीं होने वाले थे और एक शिविर पुलिस सुविधा में आयोजित होने वाला था और ग्रेटर टोरंटो क्षेत्र में 4,000 से अधिक भारतीय और कनाडाई वरिष्ठ नागरिकों को जरूरी काउंसलर सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं। भारत और कनाडा के बीच हरदीप सिंह निज्जर की मौत के बाद लगातार तनाव देखने को मिल रहा है और इसी बीच कनाडा की ओर से इस पूरे मामले पर एक अहम बयान जारी किया गया है, जिसमें कनाडा ने माना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को कनाडा में किसी भी गंभीर आपराधिक गतिविधि से जोड़ने का उनके पास कोई सबूत नहीं है। कनाडा सरकार ने एक बयान जारी कर कहा कि 14 अक्टूबर को कनाडा में सुरक्षा खतरे के मद्देनजर रॉयल कनाडाई माउंटेड पुलिस और अधिकारियों ने भारतीय एजेंटों द्वारा कथित रूप से कनाडा में किए गए अपराधों के आरोपों को सार्वजनिक किया, लेकिन कनाडा सरकार ने यह कभी नहीं कहा कि प्रधानमंत्री मोदी, मंत्री जयशंकर और एनएसए डोभाल इन अपराधों में शामिल हैं। ऐसा कोई भी आरोप गलत और बेबुनियाद है। रूस और यूक्रेन के बीच हिंसक संघर्ष बीते 33 महीने से जारी है। यूक्रेन ने रूस के भीतर हमले के लिए अमेरिका से मिली हुई मिसाइलों का इस्तेमाल किया। पलटवार करते हुए रूस ने कहा कि उसने यूक्रेन के ठिकानों पर मध्यम दूरी की नई मिसाइलों से हमले किए हैं। रूस ने यूक्रेन के दिनिप्रो शहर पर अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईसीबीएम से हमला किया है। इस मिसाइल का इतिहास में इससे पहले कभी भी किसी देश के द्वारा इस्तेमाल नहीं किया गया है। यूक्रेनी वायुसेना ने लोगों से हवाई चेतावनियों के संकेतों पर ध्यान देने के लिए अलर्ट जारी किया है। इस बीच अमेरिका ने कहा कि दिनिप्रो पर रूस ने जो मिसाइल दागी है वह आईसीबीएम नहीं बल्कि मध्यम दूरी की एक मिसाइल है, जबकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस ने एक नई मध्यम दूरी की मिसाइल का परीक्षण किया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा है। इसमें पहले विपक्षी नेता ने इस मुद्दे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा था। पत्र में नड्डा ने लिखा कि इस साल की शुरुआत में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर में हिंसा के मुद्दे को संबोधित कर रहे थे, तब आप और आपकी पार्टी ने जिस अपमानजनक और गैर जिम्मेदाराना तरीके से वॉकआउट किया था, उसे प्रत्यक्ष रूप से देखने के बाद इस मुद्दे पर राष्ट्रपति को संबोधित आपका पत्र देखना मेरे लिए हैरान करने वाला है। कांग्रेस के नेताओं की ओर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर अनगिनत अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं और फिर भी आपके पत्र को देखकर यह देखकर खुशी हुई कि आपकी पार्टी ने भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद और उस पर बैठे प्रतिष्ठित व्यक्ति को कुछ तो सम्मान दिया है। मणिपुर की ताजा हिंसा की शुरुआत जिरीबम से हुई है। यहाँ कुकी और मेतई समुदाय आमने सामने हैं। दोनों अपनी अपनी मांगों को लेकर उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्य के कई जिलों में कर्फ्यू लागू हुआ है और पिछले 1.5 साल से हिंसा की आग में जल रहे मणिपुर में फिर एक बार तनाव बढ़ गया है। उग्र और हिंसक प्रदर्शन का दौर जारी है। यहाँ कई इलाकों में बवाल का सिलसिला जारी है। यही वजह है कि सरकार ने यहाँ कई इलाकों में कर्फ्यू लगा रखा है और कई जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। केंद्र सरकार यहाँ हालात कंट्रोल करने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। पिछले दिनों यहाँ सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ाई गई और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने
कई बड़े फैसले भी लिए, लेकिन हालात अब भी बेकाबू नजर आ रहे हैं। मणिपुर में स्थिति को कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार ने सीएपीएफ के 50 और कंपनियां भेजने का फैसला किया है और इस बार राज्य में सीएपीएफ के 268 कंपनियां तैनात हो जाएंगी और इसमें 5000 जवानों की संख्या और बढ़ जाएगी। इससे राज्य के हिंसा प्रभावित इलाकों में जवानों की तैनाती की संख्या 26,800 हो जाएगी और यहां पहले से ही 40,000 केंद्रीय बल मौजूद है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी युद्ध स्तर पर काम कर रही है और चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी नया अभियान शुरू कर रही है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज चुनावी अभियान का आगाज कर दिया है। केजरीवाल ने रेवड़ी पर चर्चा कैंपेन को लॉन्च किया है। आम आदमी पार्टी पूरी दिल्ली में फ्री की रेवड़ी पर चर्चा करेगी। वरिष्ठ नेता गोपाल राय का दावा है कि दिल्ली के लोगों को यकीन है कि दिल्ली में काम आप और अरविंद केजरीवाल ही कर सकते हैं। यह धारणा पूरे दिल्ली के अंदर धीरे धीरे काफी मजबूत हुई है। इससे भरोसा बना है कि दिल्ली चुनाव में केजरीवाल के नेतृत्व में फिर से आपकी सरकार बनेगी। जालंधर में आज पुलिस और दो बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई, जिसमें लंडा ग्रुप के गैंगस्टर के गुर्गे के गोली लगने की खबर है। इस मुठभेड़ में पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक आज सुबह पुलिस कमिश्नर की सूचना मिली थी कि गांव कंगनीवाल में कुछ गैंगस्टर छिपे हुए हैं और हथियारों का सौदा होने जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा के निर्देशों पर तुरंत हरकत में आते हुए पुलिस ने गांव कंगनीवाल में गैंगस्टरों के गुर्गों को घेर लिया। बदमाशों ने आगे से फायरिंग कर दी, जिस पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। इस क्रॉस फायरिंग में एक बदमाश के गोली लगी है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि उसके दूसरे साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन बदमाशों में एक युवक की उम्र 17 साल के करीब बताई जा रही है, जिससे 7 हथियार भी बरामद हुए हैं। पकड़े गए आरोपी पंजाब के कई जिलों में जबरन वसूली और कई अन्य आपराधिक गतिविधियों सहित कई जघन्य अपराधों में शामिल थे। आरोपियों से 7 हथियार और कई कारतूस भी बरामद किए गए हैं। भाजपा सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ राष्ट्रद्रोह और किसानों के अपमान के मामले में कोर्ट द्वारा नोटिस जारी किया गया है। स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए अनुज कुमार सिंह ने हिमाचल प्रदेश के मंडी क्षेत्र से भाजपा सांसद और प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के विरुद्ध नोटिस जारी कर 28 नवंबर 2024 को अपना पक्ष रखने के लिए आदेश जारी किए हैं। राष्ट्रद्रोह और वाद में अभिनेत्री के पते पर नोटिस भेजा गया है और कंगना रनौत पर वादी अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने आरोप लगाया है कि कंगना रनौत ने देश के करोड़ों किसानों का अपमान किया है। याचिकाकर्ता के वकील ने यह भी कहा कि कंगना रनौत ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अहिंसात्मक सिद्धांत का मजाक उड़ाते हुए भी एक बयान दिया था। उनका भी कंगना ने अपमान किया है। राष्ट्रपिता का अपमान पूरे राष्ट्र का अपमान है, देश की 140 करोड़ जनता का अपमान है। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट के यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने अडानी पर रिश्वत देने के आरोप लगाए हैं और ये खबरें आज दूसरे दिन भी खबरों में हैं। अब अडानी समूह के लिए एक और खबर आई है जो ग्रुप के लिए नेगेटिव है। केन्या की सरकार ने अडानी समूह के साथ देश के मुख्य एयरपोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करने का आदेश दे दिया है। इसके अलावा $736 मिलियन की भी एक प्रस्तावित डील कैंसिल कर दी गई। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने आज कहा कि उन्होंने इस खरीद प्रक्रिया को रद्द करने का आदेश दे दिया है, जिसके तहत देश के मुख्य हवाई अड्डे का नियंत्रण अडानी समूह को मिलने वाला था। ऐसा कंपनी के फाउंडर गौतम अडानी पर अमेरिका में लगे अभियोगों और आरोपों के चलते किया गया है। इसके अलावा विलियम रूटो ने यह भी कहा कि उन्होंने अडानी समूह के साथ एक और सौदा रद्द करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत 30 साल के $736 मिलियन के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप डील को कैंसिल किया जा रहा है, जो अडानी समूह की एक यूनिट के साथ पिछले महीने साइन की गई थी। इस सौदे के तहत केन्या के पावर ट्रांसमिशन लाइन लगाने का कार्य अडानी ग्रुप की कंपनी को करना था। फिलहाल हिंदी के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।